देख बेसिकली आज बात करने अपन को इन टॉपिक्स के बारे में। एक तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इनको शुरू करने से पहले अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो यहां पर क्या दे रखा है, केसी फॉर द इक्विलिब्रियम। आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो आपको रिएक्शन क्या दे रखी है, साथ के साथ ही हम इसको लिखते हुए चलते हैं। देखो रिएक्शन दे रखे ए प्लस, यहाँ पर क्या दे रखा है बी, ए प्लस बी, और यहाँ पर बना 2C। ये समझ में आ रहा। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको केसी की वैल्यू दे रखी है 3.6, ठीक है। 8400 केल्विन टेम्परेचर आपको दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इन एन एक्सपेरिमेंट ए मोल ऑफ ए के कितने मोल लिए, ए मोल, तो T इक्वल 0 पर ए के ए मोल लिए, और मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ बी इन 1 लीटर वेसल। बी के कितने लिए 3 मोल, ठीक है। और वेसल का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है। टेम्परेचर भी आपको दे रखा है, जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लेंगे, ठीक है ना। आगे दे रखा है यहाँ पर 8 इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ सी इज फॉर्म्ड। इक्विलिब्रियम पर सी के कितने मोल बनते हैं 3 मोल बनते हैं। तो देखो ये कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, इसको इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 इक्विलिब्रियम पर a माइनस एक्स कर दो, यहाँ पर 3 है, 3 माइनस एक्स होगा, यहाँ पर होगा 2x, और इक्विलिब्रियम पर आपको वैल्यू दे रखी है सी की, कितनी दे रखी है 3 मोल दे रखी है। तो इसको कन्वर्ट कर दो, ये आपको दिया है एक्चुअली 3 मोल। इसका मतलब x इक्वल यहां से हमारे पास आ गया 3/2 इक्वल 1.5, 1.5 लिख दो डायरेक्ट, या 3/2 इक्वल 1.5। x की वैल्यू आपके पास आई नहीं है, x की वैल्यू आ गई। तो कुल मिलाकर यहां पर देखो ये हो गया a माइनस 1.5, क्योंकि x कितना है 1.5, समझ में आ रहा है ना। यहां पर 3 माइनस 1.5, और यहां पर कितना हो गया, यहां पर टोटल 3 हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया a माइनस 1.5, यहां पर कितना हो गया, यहां पर 1.5 और यहां पर 3, और केसी की वैल्यू आपको दे रखी। तो देखो केसी इक्वल क्या होगा, अच्छा डेल्टा इन की वैल्यू भी देख लो, यहाँ पर डेल्टा इन की वैल्यू तो 0 होगी, 2 माइनस 2। तो जब डेल्टा इन की वैल्यू 0 होगी तो वॉल्यूम प्रेशर से कोई मतलब है ही नहीं। कुल मिलाकर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपको लेना है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना, देखो केसी इक्वल यहाँ पर केसी इक्वल 3, चलो ठीक है, केसी इक्वल यहाँ पर क्या होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर पूरा लिख देता हूं, पहले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और इनटू क्या होगा, इनटू 1/v के पावर डेल्टा एन। तो ये केसी की वैल्यू आपको 3 दे ही रखी है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है भाई 3 के पावर 2 आएगा, तो यहाँ पर होगा 3 के पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट a माइनस 1.5, तो यहाँ पर a माइनस 1.5 इंटू क्या होगा 1.5, ये भी हो गया। तो यहां पर हो गया 1.5। आपको केवल इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा। देखो 3 के स्क्वायर मतलब 9, 9 3 से कटेगा तो 3 बाई 1.5 कितना हो गया 2। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कि यहाँ पर आ गया 1 इक्वल, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, एक मिनट, ठीक है 2, 3 तो हो गया ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और 3 डिवाइड बाई 1.5, तो 2 लिख दो डायरेक्ट ही, और अपॉन क्या होगा 1 a माइनस 1.5, ये हो गया, यहां से a निकल जाए। तो कुल मिलाकर यहां से जैसे आप a लिखोगे तो ये a इंटू ये दिस हो गया, और 1.5 इक्वल टू, तो a इक्वल यहाँ पर होगा 3.5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई। ये a माइनस 1.5 इधर ले लो, या तो 1 है ही से, तो कुल मिलाकर ये किस आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जैसा जैसा आपको डाटा दे रखा है वैसी वैल्यू रख दो। आपसे क्वेश्चन में बोला ही गया था, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दे दी, ए बी आपको 3 मोल दे दिया, इक्विलिब्रियम पर इसका 3 मोल दे दिया। फाइनली आप इक्विलिब्रियम पर वैल्यू निकालोगे, वैल्यू निकालकर केसी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आ जाएगा। यहाँ पर वी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एन ही 0 आएगा। डेल्टा एन 0 होता है, ये पूरी टर्म ऑलरेडी 1 हो जाएगी। क्लियर यहां तक, कोई डाउट है किस क्वेश्चन में नहीं है ना। आप देख सकते हैं एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है।
एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पर देख सकते। हाँ, क्लियर यहां तक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन देखना भाई, यहां पर क्या है, कंसिडर द रिएक्शन, यहां पर दे रखा है एक्स वाई एक्स वाई, समझ में आ रहा है ना। आगे क्या दे रखा है, इफ 33% ऑफ एक्स वाई इज डिसोसिएट एट टोटल प्रेशर पी, समझ में आ रहा है। आगे क्या दे रखा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी एंड के पी एच। देखो ध्यान देना, समझना, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप देखो डेल्टा एन कितना है, डेल्टा एन यहां पर कितना है भाई 2 और -1, तो 2 - 1 = 1 हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, समझना रिलेशन क्या है। रिलेशन हमको पता है कि केपी बोले तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू क्या होगा पी अपॉन टोटल मोल, पी अपॉन टोटल मोल के पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू 1 है ही सही, तो यहाँ पर याद है ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसको अलग से यहाँ पर बता देता हूं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको एक्स वाई, एक्स वाई, समझ में आ रहा है ना। ये कन्वर्ट हुआ किस में, x प्लस वाई में, ठीक है। अब शुरू में मान लो आपने इसका 1 मोल लिया, इसका 0 0 होगा नहीं होगा। अब देखो डिसोसिएशन कितने परसेंट हुआ 33%, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू देखो 33% का मतलब हो गया 0.33, तो यहां पर क्या होगा इक्विलिब्रियम पर 1 - 0.33, यहां पर कितना होगा भाई 1 - x करोगे तो एक मोल के रेस्पेक्ट में x 1 ही होता है, सॉरी एक मोल के रेस्पेक्ट में x एक्चुअली अल्फा ही होता है, समझ में आ रहा है ना। तो अपन a - x करते हैं, अब a की वैल्यू आपने 1 ले लिए तो कुल मिलाकर x अल्फा ही होगा भाई। x इक्वल क्या करते हैं अपन, यहाँ पर अल्फा इक्वल क्या करते हैं, अल्फा इक्वल हो गया, देखो अल्फा इक्वल हम करते हैं x बाई ए। अब आपने इनिशियल मोल ही 1 ले लिया तो यहाँ पर 1 रखते क्या होगा, अल्फा x बराबर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो सीधा सीधा 1 माइनस में 0.33 कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0.33, यहाँ पर भी क्या होगा 0.3। ये समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, क्लियर है। ये हमारे पास आ गया भाई। अब देखो टोटल मोल भी देख लो, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स देखो, टोटल मोल्स इन सबको जोड़ोगे ना 1 - 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.33 1.33, यहाँ पर हो गया 1.33, ये टोटल मोल हो गया। अब देखो केपी इक्वल फॉर्मूला ये है, तो देखो केपी इक्वल, यहां पर देखो केपी इक्वल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या ये 0.33 इंटू 0.33, तो यहां पर होगा 0.33 इंटू 0.33, पावर कुछ आएगी क्या, नहीं आएगी क्योंकि 1 1 है। अपन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 - 0.33 मतलब 0.67, यहां पर लिख दो मैं, देखो ये होगा इक्वल 0.67, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0.67, यहां पर होगा 0.67 ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू क्या होगा टोटल प्रेशर, कितना है टोटल प्रेशर, तो P ही दे रखा है सीधा, तो यहाँ पर P अपॉन टोटल मोल कितना है भाई यहाँ पर 1.33, तो यहाँ पर होगा ये 1.33, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, तो कुल मिलाकर अपन को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, 1 है तो यहाँ पर पावर 1 ही रहेगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको तो क्या चाहिए, आपको तो यहाँ पर P के हिसाब से रिलेशन दे रखा, P इक्वल दिस, P इक्वल P इक्वल, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना P इक्वल अगर आप करोगे तो कितना होगा, देखो ये P तो यही रहने दो, बाकी को इधर शिफ्ट कर दो, तो 0.67 ये इधर आ रहा है ऊपर इंटू 1.33 डिवाइड बाई ये नीचे की तरफ जाएगा 0.33 इंटू 0.33 और ये Kp यहाँ पर है इसे इंटू, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर 8.1 समथिंग आ जाएगा, 8.18 Kp, तो लगभग क्या होगा ये आपके पास हो गया P इक्वल लगभग 8 Kp के आसपास यहाँ पर वैल्यू आपके पास आएगी, ये यहाँ पर होगा 8 Kp। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बस अपन को टर्म समझना है, ठीक है ना। टर्म अगर समझ में आ गई कि एक्चुअली बोला क्या है, तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। और देखो जल्द पुराना क्वेश्चन नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन देखो MPPGT आप देख सकते हो।
हाँ 1 किसको, ये कितना भी ले लो ना बेटा, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर मान लो आपने ए ले लिया, हाँ? तो उस कंडीशन में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परसेंट डायरेक्ट लेने पड़ेगी। ए 0.33, यहाँ पर कितना है, जैसे यहाँ पर 100 ले लिया तो यहाँ पर 33 लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपने ए ले लिया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेना पड़ेगा ए, तो यहाँ पर 0.33 ए करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो कट जाएगा फाइनली। लेकिन वो जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आप लोगे, जैसे सपोज करो यहाँ पर आप 100 ले लोगे तो फिर -33 करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने सपोज करो ए ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया ए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 0.33 ए करना पड़ेगा, तो लास्ट में कट कटा जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे तो आप उलझोगे इसे, सिर्फ फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो और ऐसे भी अपन को पता है क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है? नहीं करती, क्योंकि वो तो रेशियो है भाई। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की भी बढ़ जाएगी, तो रेशियो पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पर चाहे 1 लो, चाहे 5000 लो, चाहे 1 लाख लो, क्या फर्क पड़ेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप जितनी बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड डाटा लोगे उतना क्वेश्चन टफ होगा, आंसर फिर भी वही आना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, अब कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट नहीं ना। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चल यहां पर हम देखते, देखो कोई भी एक रिएक्शन हमने यहां पर ले ली, सपोज करो हमने एक रिएक्शन ली N1A प्लस यहाँ पर N2B, और यहाँ पर प्रोडक्ट बना, जैसे N3C प्लस N4, ये यहां पर बना। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना। इस तरह से यहां पर हमारे पास ये आ गया, ये क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर अपन को क्यों चाहिए, क्यों बोले तो रिएक्शन क्वेश्चन अपन ने बात करी है। तो देखो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर N3, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर क्या होगा N4, यहाँ पर क्या होगा A के पावर N1, B के पावर क्या होगा B के पावर N, यही होगा। ये समझ में आ रहा है यार। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पर डेल्टा G इक्वल डेल्टा G नॉट प्लस यहाँ पर होता है RT LN Q, क्या होता है Q का मतलब क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है। अब अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा, देखो 8 इक्विलिब्रियम पर क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G इक्वल 0 होगा, और इक्विलिब्रियम पर जो Q होगा वो K इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा बताओ। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद जो रिएक्शन क्वेश्चन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आप 0 रखोगे तो डेल्टा G नोट, तो डेल्टा G नोट अब यहाँ तो 0 हो गया, इसके इधर शिफ्ट करो माइनस आ जाएगा, माइनस RT, और यहाँ पर LN Q की जगह क्या आ जाएगा K के लिए। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं -2.303, यहाँ पर लॉग -2.303 RT लॉग, और K इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम कर सकते। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। देखो ये जो रिलेशन है इसको अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में लेते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में लेते हैं। अगर आपको मान लो R की वैल्यू तो फिक्स है ही सही, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको वैल्यू रखकर सोल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा G नोट। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, देखो R गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू यहाँ पर आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये काम में ले सकते हो। ध्यान देना R की वैल्यू आपने 8.314 काम में ली, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी ना आपको जूल पर मोल में मिलेगी, किसमें, जूल पर मोल। क्लियर यहां तक। देखो R की वैल्यू आप जिस यूनिट में रखोगे उसी यूनिट के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा किसका, डेल्टा G नोट का।
अब आपको अगर मान लो कि यहाँ पर सपोज करो कि आर की वैल्यू आपने काम में ली 8.314 इंटू 10⁻⁻3, तो ये क्या किलो जूल हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर होगा किलो जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। अगर आप आर की ये वैल्यू वैल्यू काम में लेते हो तो आंसर किस में मिलेगा आपको, किलो जूल पर मोल में मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जैसे आपने ले लिया 1.98 इंटू 10⁻1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अगर आर की वैल्यू आप ये काम में लेते हो 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो उस कंडीशन में आंसर आपको कैलोरी पर मोल में मिलेगा। अगर आपने आर की वैल्यू काम में ले ली 1.98 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो आंसर आपको किलो कैलोरी पर मोल में मिल जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय 1.98 ना लेकर आप डायरेक्ट 2 काम में लेना, यहाँ पर डायरेक्ट 2, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। ये केस यहाँ पर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, ये आप जो के इक्विलिब्रियम है ये किसी भी फॉर्म में काम में ले सकते हो। आपको जो दे रखा वो काम में ले लेना, के से यहाँ पर आप के पी काम में ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको के एक्स दे रखा है तो के एक्स काम में ले लेना। हाँ, एक्चुअली ये थर्मोडाइनमिक रिलेशन है, डायमेंशन लेस होता है, आप तो जो दे रखा है ना वो सीधा काम में लेना। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना। इस तरह से अपन को देखना है, इसकी यूनिट से यहाँ पर हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है। इसकी यूनिट से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, आप जिस फॉर्म में वैल्यू दे रखी है आप तो डायरेक्ट उस फॉर्म में काम में ले लेना। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो आगे चलते अपने, जैसे हमारे पास रिलेशन क्या आया, डेल्टा जी इक्वल क्या आ गया रिलेशन में, डेल्टा जी इक्वल माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, यही है। अब आपको यहां से के इक्विलिब्रियम चाहिए, के इक्विलिब्रियम तो देखो नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या होगा, देखो माइनस इधर ले लो आप, तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन क्या होगा आर टी। ये समझ में आ रहा है यार, क्लियर यहां तक, ठीक है ना। यहां पर अपन कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपको यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.303 लॉग लिख सकते हैं, लॉग इधर भेज दो तो लॉग कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या होगा 2.303 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 होगा, नहीं होगा। आपको केवल के इक्विलिब्रियम चाहिए, तो यहाँ पर क्या इसका एंटी लॉग ले लो, समझ में आ रहा है ना। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग आपको लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग यहाँ पर होगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ये यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते। तो देखो अगर आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, आर की वैल्यू फिक्स है, सही समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू रखनी, सोल्व करना है, अपने आप ही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको कहां पर काम में लेना है, फॉर न्यूमेरिकल, इसको आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम में लेना है, फॉर न्यूमेरिकल। इसी तरह से जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये भी अपने न्यूमेरिकल्स के लिए हो गया। डेल्टा जी नोट निकालने के लिए है, तो ये भी किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स। ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए हो गया, फॉर न्यूमेरिकल्स। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, है क्या डाउट, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होगा, ये क्लियर है यहाँ तक। देखो न्यूमेरिकल का काम तो हमारा हो गया, यहाँ पर आगे अपन देखते हैं इसमें। देखो ध्यान देना, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, नहीं होता, होता है ना। अब यहाँ पर नोट है तो यहाँ भी नोट लगा दो, यहाँ भी नोट है, स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के जो डेल्टा जी नोट है यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या होगा, देखो डेल्टा जी नोट की जगह ये रख दो, तो माइनस डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, आगे माइनस अपन ने बाहर ले दिया, ब्रैकेट के बाहर कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो यहां पर अपोन में क्या होगा, अपोन में होगा 2.303 आर टी। सबसे पहले बताओ समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना क्या होगा। देखो यहां पर क्या होगा, देखो लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या होगा, देखो समझना, ये माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन क्या होगा 2.303 आर टी, यहाँ पर होगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, और इसका 1/d लिख दो,
लिख सकता हूं इसे। देखो इससे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस को अंदर लेते माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दो भाई प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन, देखो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, टी से तो टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2.303 आर, तो यहाँ पर होगा 2.303 आर, ये यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये रिलेशन है। और इस रिलेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर टेम्परेचर का एक्चुअली क्या इफेक्ट होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो इसी ग्राफ को मैं इधर बना रहा हूं, जैसे हमारे पास ग्राफ आ गया, यहाँ पर इक्वेशन आ गई, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या गया, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पर प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, ये हमारे पास आ गए, ये मेन इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान देना ग्राफ प्लॉट करें, जैसे यहाँ पर हमने लिया ग्राफ कौन सा, जो है लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस किसके बीच ले ले, 1/t के बीच, तो यहाँ पर 1/t के बीच ग्राफ हमने ले। तो देखो अगर लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ अपन प्लॉट करें, तो देखो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप होगा नहीं होगा भाई, ये देखो ध्यान देना, y इक्वल mx प्लस सी चलते हैं ना अपन, mx प्लस सी। अब बस अंतर के यहाँ पर माइनस है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, या प्लस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमको पता है ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर जैसे y, यहाँ पर जैसे x, ये इंटरसेप्ट हो गया c, इंटरसेप्ट हो गया c, और इसका स्लोप हो गया पॉजिटिव, स्लोप होगा क्या है यहाँ पर m। अगर यहाँ माइनस होता तो स्लोप नीचे हो जाता, प्लस है तो ऊपर चला गया, यही होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, ये c इंटरसेप्ट है, अब c के स्थान पर क्या है, ये है। तो अगर मैं इसके और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर ऐसे केस में कुल मिलाकर इंटरसेप्ट तो हमारे पास आया, इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, 2.303 आर, ये इंटरसेप्ट हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कितना होगा भाई, स्लोप देखो ध्यान देना 1/t वर्सेस दिस, ये है, तो यहाँ पर देखो स्लोप ये होगा नहीं होगा, ये m के स्थान पर है, होगा ना। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा यहाँ पर वो क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303, ये यहाँ पर स्लोप। अच्छा स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हाँ स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अभी अपन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो अभी स्लोप क्या होगा अपन नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते जब तक कि अपन को डेल्टा एच की वैल्यू पता नहीं है, नेचर ऑफ रिएक्शन हमको पता नहीं। अब यहाँ पर जैसे अपन केस बना दे, जैसे हमने ए लिया, जैसे यहाँ पर ले फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, समझ में आ रहा है ना। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच नेट के लिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब देखो अगर ये नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303, और यहाँ पर आर हमको पता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव, मतलब स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव होगा। आई थिंक समझ में आ गया। अब इसके लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें इस केस में, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा, देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर तो किसके बीच कितने, लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, तो यहाँ पर अपन ने ले लिया लॉग के इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और यहाँ पर ले लिया वर्सेस 1/t, हो गया लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, तो यहाँ पर हमने ले लिया जैसे 1/t, स्लोप कितना होगा भाई, स्लोप होगा ये, इसका स्लोप देखो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, ये हो गया स्लोप, सॉरी स्लोप क्या, इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, तो ये हो गया इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक, टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, तो ग्राफ यहाँ पर जाएगा ऐसा।
और इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। स्लोप की वैल्यू यहाँ पर हमने बताई दी क्या होगी, जो भी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होगी। अब अपने आप ही ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस केस में देखो यहां पर क्या होगा, इस केस में यहां पर क्या होगा, देखो समझने का प्रयास करना। यहां पर क्या होगा, देखो अगर ये आपको क्या बता रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यू समझ लो। टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब 1/T घटेगा। टेम्परेचर को बढ़ाया तो 1/T घटेगा। 1/T घटने का मतलब अपन इधर मूव करेंगे और इधर चलने के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब के इक्विलिब्रियम घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब 1/T क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1/T कम होने का मतलब है कि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, लॉग के इक्विलिब्रियम घटेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। लॉग के इक्विलिब्रियम घटेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा, और ये घटेगा तो इसका मतलब अपन किधर शिफ्ट होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम करने पर किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। चलो ये केस हो गया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हो गया। अब बात करते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बी यहां पर ले लेते हैं, जैसे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, समझ में आ रहा है। देखो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, यही स्लोप, क्लियर। अब आपको पता है कि ये जो डेल्टा एच नॉट है, ये डेल्टा एच नॉट क्या है, ये पॉजिटिव है, और आगे क्या है, आगे नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्लोप यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो क्या होगा, देखो ध्यान देना। यहाँ पर तो जैसे हमने ले लिया लॉग के इक्विलिब्रियम, ये एज इट इज आ गया, यहाँ पर 1/T। ये तो आपको प्लॉट करना है, इनके बीच तो खींचना है ग्राफ, ठीक है ना। लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/T। इंटरसेप्ट होगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हमने बना दिया, ये इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ये यहाँ पर स्लोप हो गया, स्लोप इसका नेगेटिव, स्लोप इक्वल नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू चाहिए तो आप इसमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू रखो और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू पूरी, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। ये हो गया किसके लिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, इसके लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही 1/T की वैल्यू क्या होगी भाई, कम होगी। 1/T की वैल्यू कम होने का मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हो। पीछे की तरफ जब आप आओगे इधर की मतलब, तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ग्राफ में। इसका मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, लॉग के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। इसका मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर जाहिर सी बात है फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, उल्टा कर दो टेम्परेचर कम करने पर किधर शिफ्ट होगा, टेम्परेचर कम करने पर ये बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, कि हो सकता है कि ग्राफ ही दे दे किसी क्वेश्चन में, इसी तरह से दे दे बताए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ सही है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे इफ डेल्टा एच नॉट ऑलमोस्ट 0, अगर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0, ऐसे केस में जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। अब यहाँ पर यही 0 है भाई, ठीक है ना, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ही 0 है। डेल्टा एच नॉट क्या था, स्लोप है ना, स्लोप, ठीक है सही है ना, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, ये हो गया। अब यही 0 है, ये पूरी वैल्यू 0 होगी नहीं होगी, तो स्लोप यहाँ पर कितना हो गया, स्लोप हो गया 0। तो ऐसे केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे
तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिया log k इक्विलिब्रियम, यहाँ पर log k इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हमने क्या लिया 1/t लिया, और ये इंटरसेप्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 r, ये इंटरसेप्ट हो गया। और यहाँ पर स्लोप 0 है, इसका मतलब ना तो ग्राफ ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाएगा, मतलब स्लोप क्या हो गया 0 हो गया, ये स्लोप यहाँ पर 0। कोई डाउट है क्या? अब ऐसे केस में टेम्परेचर आप चाहे बढ़ा दो या घटा दो, देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लॉग के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर घटाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/t कम होगा, लेकिन यहाँ पर लॉग के इक्विलिब्रियम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर लॉग के इक्विलिब्रियम ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा, ध्यान देना 0 नहीं होगा, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया ये, और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कम कर दो तब भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या किसी तरह का? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट यहाँ पर अब नहीं, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब चलो आगे की तरफ अपन और देखते हैं, यहाँ पर और देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करके देखें, जैसे सपोज करो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ध्यान देना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग curve is correct for endothermic reaction, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा कर्व सही है? यहां पर हमने ले लिया के इक्विलिब्रियम अपॉन यहां पर 1/t, यहां पर ग्राफ ये हो गया। समझ में आ रहा है? बी यहां पर हम ले ले, जैसे यहां पर हमने कर दिया के इक्विलिब्रियम यहां पर 1/t, यहां पर ग्राफ ये हो गया। ठीक है, सी यहां पर हम ले ले, जैसे यहां पर लॉग के इक्विलिब्रियम यहां पर हमने टी ले लिया, बस सही बनाओ। देखो लॉग के इक्विलिब्रियम यहां पर हमने ले लिया लॉग के इक्विलिब्रियम, यहां पर हमने ले लिया टी, और यहां पर कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए यहां पर हमने कर दिया ये जैसे ये ग्राफ हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यहां पर डी ले लेते हैं, डी यहां पर हमने कर दिया जैसे लॉग के इक्विलिब्रियम और यहां पर 1/t, और यहां पर हमने कर दिया ये ग्राफ। और कौन सा होगा सही? बी और सी, देखा ये ए तो गलत हो गया। ए गलत क्यों हो गया? क्योंकि पहली बात है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आता, लॉग के इक्विलिब्रियम आता है ना। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भी लॉग नहीं आ रहा, केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, इसका ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो ये लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t के बीच ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ध्यान देना, इक्वेशन का मतलब है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है अपने पास लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल, क्या इक्वेशन है? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r, ये डॉट 1/t, ठीक है, प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r, ये इक्वेशन। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव होगी। इसके लिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगी वैल्यू? पॉजिटिव होगी, तो स्लोप नेगेटिव आना है। तो कुल मिलाकर ऐसा करने से आपको पता चल गया कि जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है
तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ग्राफ ये सही होगा। अब आप सोचो कि यहां पर मैं 1/t की जगह पर अगर t ले लो तो ऊपर जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये समझे, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, जैसे देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल v लिखते हैं अपन, लिखते नहीं लिखते, बॉयल्स लॉ पढ़ते, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान देना, अगर मैं ग्राफ यहां पर P वर्सेस 1/v बनाऊं तो फिर स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन, इस तरह से ग्राफ आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसी ग्राफ को जब मैं P वर्सेस V बनाता हूं तो ये फिर ऐसा केस है, ये यहां पर ऐसा केस है। समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको उल्टा सीधा करके कैसे बना दिया तुरंत, ये समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये रिलेशन, ये ग्राफ सही नहीं है। आप ये नहीं कर सकते 1/t की जगह t ले लिया तो नीचे की जगह ऊपर घुमा दो मतलब समझ में आ रहा है ना? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? केवल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कुल मिलाकर क्वेश्चंस बनाए जा सकते या क्वेश्चन दिए जा सकते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चल आगे हम यहाँ पर और चलते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अपन बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिटर्मिनेशन 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 ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम 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 determination of direction of equilibrium on the basis of value of equilibrium constant, on the basis of value of equilibrium constant, value of equilibrium constant, equilibrium constant, equilibrium constant। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के बेसिस पर आप किस प्रकार से इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को डिसाइड करोगे। चलो यहां पर देखते हैं, ध्यान देना इसका मतलब क्या है। देखो यहां पर देखो ध्यान देना, सबसे पहला केस में लेता हूं, जैसे मान लो जो के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कितनी? 1 से ज्यादा। यू समझो आप सबसे पहले इसको, जैसे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गया N1A2 N2B, हमने ये ले लिया। समझ में आ रहा है? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे भाई? के इक्विलिब्रियम इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, पावर जो भी वहां पर आ जाएगी N2, तो यहाँ पर हो गया N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या जाएगी? N1। ये होगा नहीं होगा? अब देखो ध्यान देना, जैसे सबसे पहला केस हमने लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में ग्रेटर देन 1 है, कितनी है? 1 से ज्यादा है। अब आपको देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे कोई भी रिएक्शन आपको दे दी, यही रिएक्शन दे रखी है और आपसे बोला गया है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.5 है, बताइए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? देखो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम। समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम कब होगा? जब इक्विलिब्रियम ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहां पर इसको देखकर अपन क्या बताएंगे कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर भाई इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर हम बात करें जैसे बी, यहां पर हमने ले लिया कि के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10⁻³ है। 10⁻³ का मतलब 1000 हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1000 से भी ज्यादा है, मतलब 1000 से भी क्या है? ज्यादा। अब देखो अगर ये 1000 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी और ए की वैल्यू बहुत कम होगी। भाई जब ही तो ये बहुत ज्यादा आएगा तो बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत ही कम है। इसका मतलब रिएक्टेंट लगभग प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका होगा।
समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, यहाँ पर होगा ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां पर लगभग सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सारा रिएक्टेंट लगभग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट यहां पर देखिए सी, जैसे हमने यहां पर लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लेस देन 1 है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम है कब होगी, जब बी कम हो ए ज्यादा हो। बी कम हो ए ज्यादा हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑटोमेटिक कम होगा। अब बी कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, ए ज्यादा है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप बोलोगे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर कहोगे आप इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर इक्विलिब्रियम लगभग बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ लगभग क्या, थोड़ा बहुत बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी क्योंकि थोड़ा ही कम है। अब एक यहां पर हमने ले लिया जैसे कि इक्विलिब्रियम लेस देन 10 के पावर -3। देखो 10 के पावर -3 काफी छोटी राशि क्वांटिटी है या नहीं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 के पावर -3 से भी कम है। इसका मतलब देखो ये बहुत ही कम हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा, ये बी बहुत कम होगा, ए बहुत ज्यादा होगा। बी बहुत कम ए बहुत ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप ही कभी कम होगा। अब देखो बी बहुत कम है मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है, ए बहुत ज्यादा है मतलब रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है। बी बहुत कम है, ए बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे शिफ्ट ही नहीं होगी। यहां पर लगभग मैं कहूंगा कि रिएक्शन में ऑलमोस्ट रिएक्टेंट ही पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर नेग्लिजिबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। ऑलमोस्ट रिएक्शंस लगभग होगी या नगण्य होगी, नाम मात्र की होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, यहां पर कहूंगा देखो रिएक्टेंट, नेग्लिजिबल रिएक्टेंट या वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की बहुत ही कम क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होगी भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, या नेग्लिजिबल रिएक्शन इज टेक प्लेस। देखो नेग्लिजिबल रिएक्शन इज टेक प्लेस। बहुत कम रिएक्शन होती है यहां पर, बहुत ही कम रिएक्शन होती। तो कुल मिलाकर अगर डायरेक्ट आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो उसके बेसिस पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पर ये बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगी। हाँ कोई डाउट है क्या यहां तक नहीं? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो ना। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल करेंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं।